Conceptual questions, work and energy, unit 6, physics class 9, KPK boards. Question 1 is, can a centripetal force ever do work on an object? Explain. इसकी हम एक्सप्लेनेशन इस तरह करेंगे कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है। वो फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखती है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लगती है टूवर्ड सेंटर, इसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, Fc। क्या ये सेंट्रिपिटल फोर्स इस बॉडी के ऊपर वर्क कर रही है? जब ये बॉडी इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स इस पे कोई काम कर रहा है। तो आप फार्मूला देखें, W = Fs cos थीटा। वर्क का फार्मूला है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल। इस बॉडी को अगर आप देखें तो ये मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में, लेकिन अगर यहाँ से सेंट्रिपिटल फोर्स ख़त्म हो जाए या अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग टूट जाए तो ये बॉडी इस तरफ मूव करेगी। अगर यहाँ पे बॉडी है और ये इस तरह रिवॉल्व कर रही है और स्ट्रिंग टूट जाए या सेंट्रिपिटल फोर्स ख़त्म हो जाए तो बॉडी सीधे रास्ते में मूव करेगी। अब देखें तो हम कह सकते हैं कि असल में इस बॉडी का इस इंस्टेंट, इस लम्हे ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, इन दोनों के दरमियान ये एंगल 90 डिग्री है। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, हमें फोर्स का नहीं पता, हमें डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री है। Fs cos 90 ये 0 है, तो इससे आएगा 0 वर्क। ये सेंट्रिपिटल फोर्स इस बॉडी पे फिज़िक्स की रूह से कोई काम नहीं कर रही। काम तब होता है जब एक बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक बॉडी है, इस पे ये फोर्स अप्लाई हो और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे, S डिस्प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे वर्क = Fs। अगर एक बॉडी किसी एंगल के साथ मूव कर रही है तो फिर फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक है F sin थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और दूसरा F cos थीटा। लेकिन आप देख रहे हैं कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसका मतलब है कि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा इस बॉडी को मूव कर रहा है। जितना मूव करेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, S। तो कितना काम होगा? अब हम F के बजाय F cos थीटा लिखेंगे और साथ ये S, यानी अब हम Fs के बजाय F का ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट F cos थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट, जिसको फिर हम आसानी के लिए लिखते हैं Fs cos थीटा। cos थीटा को आखिर में लिख लेते हैं। क्या ये हो सकता है कि बॉडी पे आप फोर्स ऊपर लगाएं और बॉडी इस तरफ मूव करे? ये कभी नहीं हो सकता, यानी एंगल 90 हो तो काम नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब बॉडी पे फोर्स इनवर्ड लग रही है और बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये इसको सर्कुलर पाथ में तो रखे हुए है लेकिन इस पे काम नहीं कर रही। नो, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इनवर्ड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। देखें, सेंट्रिपिटल फोर्स तो टूवर्ड सेंटर है, इनवर्ड है। The object displacement at any movement is tangent to the circle, और object tangent to the circle move करता है at any instance, उसकी displacement
टेंजेंट टू द सर्कल है, उसकी मोशन स्ट्रेट है अवे फ्रॉम द सर्कल। परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, देखें ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये मोशन है, इनके दरमियान एंगल 90 है, यानी परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब है कि मोशन ऑफ द बॉडी और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान एंगल 90 है। Hence the angle between the centripetal force and the displacement is 90 degree and the work done by the centripetal force is 0, क्योंकि फार्मूला है W is equal to Fs cos थीटा, थीटा की जगह 90 और cos 90 0, तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि वर्क इज 0। Question 2. What happened to kinetic energy of the bullet when it penetrates in a sand bag? ये सैंड बैग है जो अक्सर पुलिस और फौज वाले यूज़ करते हैं मोर्चा बनाने के लिए। जब एक बुलेट फायर होता है और वो इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो बुलेट में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। वो कहाँ जाएगी? तो क्योंकि इस बैग में सैंड है और उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, तो जब ये बुलेट इनसाइड द बैग जाएगी तो बुलेट को ये सैंड रोकने की कोशिश करेगा। इसको हम रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। और इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी इस रिटार्डिंग फोर्स के अपोजिट काम करेगी और इस की तमाम काइनेटिक एनर्जी, इसकी तमाम मोशन, ये जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है इसमें यूज़ हो जाएगी। इससे हीट भी प्रोड्यूस होगी, यानी अल्टीमेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और साउंड एनर्जी में भी कुछ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। लेकिन एज ए होल हम कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द सैंड में। When a bullet is penetrating into a sandbag, its motion is opposed by the retarding force of the sand. So the kinetic energy of the bullet is utilized against the retarding force of the sand. A meteor enters into Earth's atmosphere and burns. What happens to its kinetic energy? हम देखते हैं कि कुछ स्टार्स रात को हमें टूटते हुए नज़र आते हैं, जिसको हम विश स्टार भी कहते हैं, टूटा हुआ तारा। ये असल में स्पेस में ये कुछ हैवी स्टोन्स होते हैं। जब वो ज़मीन के ऑर्बिट में एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं और ज़मीन उसे अट्रैक्ट करती है, तो वो तेज़ी के साथ ज़मीन की तरफ आते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। कुछ देर बाद वो जल जाते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। When a meteor enters into Earth's atmosphere and burns, then its kinetic energy is converted into heat and light energy. Some part of its kinetic energy is transferred to the kinetic energy of air molecules. Two bullets are fired at the same time with the same kinetic energy. If one bullet has twice the mass of the other, which has greater speed and by what factor, which can do the most work? दो बुलेट्स हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक ही साथ फायर होते हैं,
एक बुलेट का मास दूसरे से 2 टाइम्स है, दुगना है। विच हैव द ग्रेटर स्पीड, तो किस बुलेट की स्पीड ज़्यादा होगी एंड बाय विच फैक्टर, और कितनी ज़्यादा होगी। विच कैन डू द मोस्ट वर्क, और कौन सा बुलेट ज़्यादा काम करेगा। कौन से बुलेट का स्पीड ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन 4 में हमें ये गिवन है कि 2 बुलेट्स हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन एक बुलेट दूसरे से ट्वाइस है, उसका मास दुगना है। तो और कौन सा बुलेट ज़्यादा काम करेगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv², आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फॉर फर्स्ट बुलेट इट mass is m1, then kinetic energy क्या होगी। kinetic energy of the bullet 1 is 1/2m की जगह m1 पुट कर लेंगे v²। ये इक्वेशन नंबर 2। फॉर सेकेंड बुलेट let its mass is 2m1, इस बुलेट से दुगनी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बुलेट इज़ 1/2 और m1 की जगह हम 2m1 पुट करेंगे क्योंकि इसका मास दुगना है। और ये इक्वेशन 3। गिवन कंडीशन ये है कि दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, पहले की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे बुलेट की काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों सेम है। फर्स्ट बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 v², दूसरी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है 1/2 2 m1 v²। 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी, इक्वेशन के दोनों साइड पे 1/2 है, डायरेक्ट आप इसको कैंसिल कर दें। m1 यहाँ पे भी है और m1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या रह जाएगा। और एक आप यहाँ पे इस तरह करें, क्योंकि ये फर्स्ट बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे v1 पुट कर लें और यहाँ पे v2, v1 एंड v2 क्या रह जाएगा। v1² रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2v2²। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, v1² इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और 2v2² इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा v1, 2 पे अंडर द रूट रहेगा और v2 से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये रिज़ल्ट हमें बताता है कि v1 जिसका मास m1 है उसकी स्पीड v2 से अंडर द रूट 2 फैक्टर ज़्यादा होगी। अंडर द रूट 2 कोई वैल्यू है, जिस तरह 2 अगर यहाँ पे होता तो इसका मतलब है कि बुलेट 1 की वेलोसिटी बुलेट 2 से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे कितना है, अंडर द रूट 2। द फर्स्ट बुलेट विल मूव विथ ग्रेटर स्पीड बाय अ फैक्टर अंडर द रूट 2, इतनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एंड एज बोथ द बुलेट्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी सो बोथ द बुलेट्स विल वर्क सेम, इन दोनों का काम एक ही जितना होगा, एक की स्पीड ज़्यादा है दूसरे से, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका मास कम है और
और जिसकी स्पीड कम है उसका मास ज़्यादा है। इस वजह से दोनों एक ही जितना काम करेंगे। ये क्वेश्चन 4 मैंने आपको पूरा करके दे दिया है। क्वेश्चन 5, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ़ इट रिमेन एट द सेम एलिवेशन। अगर एक बॉडी सेम हाइट पे हो ज़मीन से तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी? क्या ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही एलिवेशन के ऊपर एक ही हाइट पे हो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो? तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है m, g और h। जब एक बॉडी का मास कितना है, g ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है और हाइट कितने हाइट के ऊपर है, ये हमें बताता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये ज़मीन के ऊपर किस हाइट पे है, h, इसका मास क्या है और ज़मीन की ग्रेविटी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा m, g और h। अब ये जो दूसरा केस इसका है, ये तो आपका केस 1 है, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी एक ही जैसी होगी। केस 2 में है, क्योंकि ये ज़मीन थोड़ी सी चिपटी है, इसके इस तरह इस हिस्से को पोल कहते हैं और इसको इक्वेटर कहते हैं। पोल सरफेस से कम फासले पे है, यानी सेंटर, ज़मीन का सेंटर और सरफेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम r कहते हैं। ये ज़मीन का सेंटर है और ये डिस्टेंस ये r है। और हमने पढ़ा था कि g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी जब r ज़्यादा होगा तो g कम होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, पोल के ऊपर r की वैल्यू इक्वेटर से कम है। इसका मतलब है अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो g की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि r कम है तो g ज़्यादा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो सरफेस से तो हमें ये हाइट और ये हाइट एक होगी, लेकिन इनसाइड अगर आप देखें तो ये जगह ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे g की वैल्यू कम है, और जब g की वैल्यू कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि वो mgh पे इक्वल होता है। सेम सरफेस पे होने के बावजूद इक्वेटर पे अगर ये बॉडी होगी तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोल पे अगर यही बॉडी होगी तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज potential energy is equal to mgh. This equation shows that gravitational potential energy depends on mass, gravity and height. If an object remains at the same elevation with same mass, then it has same amount of gravitational potential energy. Second case है कि g is inversely proportional to 1 by r². Equation 2 shows that the value of g varies inversely as the square of the distance. Greater the distance from the center of the earth, smaller the value of g. We know that earth is not complete sphere. On pole, distance between the center of the earth and the surface of the earth is smaller as compared to distance between surface and center of the earth on equators. So potential energy of the body will be greater on the pole than on equator. Though object has same elevation. दोनों ऑब्जेक्ट या एक ही ऑब्जेक्ट अगर दोनों पोजीशन पे है, पोल पे और इक्वेटर पे, तो हमें एक ही हाइट पे दोनों नज़र आएंगे। लेकिन पोल पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर यही ऑब्जेक्ट
इक्वेटर पे आ जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगरचे दोनों ज़मीन के सरफेस से एक ही हाइट पे होंगे। क्वेश्चन 6 इज वाई डू रोड्स लीड टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वाइंड बैक एंड फोर्थ। देखें, जब हम हिली एरियाज पे जाते हैं तो रोड इस तरह क्यों बैक एंड फोर्थ बनाए जाते हैं, सीधा एक बॉडी ऊपर क्यों नहीं चढ़ती? मेन रीज़न है वर्क तब बेहतर काम होता है, मैक्सिमम वर्क होता है जब एंगल ज़ीरो हो, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल है और आपको वर्क जो मिलेगा वो होगा fs। और अगर एंगल 90 हो तो cos 90 0 है, फिर आपको कोई वर्क नहीं मिलेगा। आंसर इज W इज इक्वल टू fs cos theta, इक्वेशन 1। दिस equation gives us information that work is maximum when angle is 0 and minimum when angle is 90. Roads are constructed in hilly areas such that it moves upward with small angle. By doing so, a smaller force is required to climb to the top. Although one must travel a long distance. अगरचे हमें ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है, लेकिन एंगल अगर हम कम रखेंगे तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और हमें ज़्यादा काम मिलेगा। क्वेश्चन 7 विच वुड हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डबलिंग द मास और डबलिंग द वेलोसिटी। क्वेश्चन 7 में ये है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इफ़ेक्ट किस चीज़ से होती है। अगर हम मास को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या कम, अगर हम मास को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, या अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी पे कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो पहले हम मास के लिए देख लेते हैं और फिर वेलोसिटी के लिए। काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv²। केस 1, फर्स्ट वी डबल द मास, यानी हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको दूसरा नाम देने के लिए हम इसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, इसको प्राइम कहते हैं। 1/2 और मास को हम डबल कर लेते हैं, यानी 2m और v²। इस 2 को शुरू में लिख लें, 1/2 और mv²। 1/2 mv² को अगर आप देखें तो ये तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो जब हमने मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी प्राइम वो 2 टाइम्स ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी है, यानी मास डबल करने से काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई। सेकंड केस, डबल द वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी को डबल करते हैं, 1/2 m, v की जगह 2v लिखेंगे, 1/2 m, 2² 4 एंड v²। 4 को शुरू में लिख लें, 4 और आ जाएगा 1/2 mv²। 4 1/2 mv², फिर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी जब उसकी वेलोसिटी v थी। जब वेलोसिटी 2v हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। केस 2 shows that doubling the velocity has
greater effect on its kinetic energy. अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा दें तो उससे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ग्रेटर इंक्रीज़ होती है एज़ कंपेयर टू मास। पहले देखें हम इसमें केस 1 में मास को डबल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है 1/2 mv², ये इक्वेशन 1 है। व्हेन मास m इज़ डबल, यहाँ पे m की जगह, इस जगह पे m की जगह देखें हमने यहाँ पे 2m पुट किया है। जब हम 2m पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर प्राइम लगा देते हैं, यानी अब काइनेटिक एनर्जी किसके लिए है? 2m के लिए है, मास डबल हो गया है। ये जो 2 है ये वाला, इसको देखो हमने शुरू में लिख दिया है, रह क्या गया 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी जब मास डबल हो यानी काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 2, ये देखें ये 2 है और ये 1/2 mv²। ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें हमने काइनेटिक एनर्जी लिख लिया है। इसका मतलब है जब मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। केस 2 शो दैट डबलिंग द वेलोसिटी देन इक्वेशन 1 बिकम। अब यही जो इक्वेशन 1 है इसमें वेलोसिटी को हम डबल करते हैं, तो वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी प्राइम, ये ऊपर जो डैश लगाया है इसको हम प्राइम कहते हैं, 1/2 m। और अब इस v की जगह 2v लगा दिए, देखें यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और इस 4 को देखें हमने शुरू में लिख दिया, बाकी ये 1/2 m और v² देखें यहाँ पे लिखा हुआ। अब 1/2 mv² तो इक्वेशन 1 के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो ke प्राइम इज इक्वल टू 4ke। इक्वेशन 2 शो दैट डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर इफेक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी। Question 8. If speed of the particle is triples, by what factor does its kinetic energy increases? अगर स्पीड ट्रिपल हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? अब क्वेश्चन 8 में है कि अगर हम स्पीड को 3 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे कितना इफेक्ट होगा। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी प्राइम, यानी अब हम उसकी जो स्पीड है उसको 3 टाइम्स कर देते हैं, 3v कर देंगे, 1/2 m3² 9 और v²। 9 को शुरू में लिख लें, 1/2 mv² 9 और 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो अगर हम स्पीड को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है 1/2 mv²। व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ट्रिपल देन वी रिप्लेस v बाय 3v। यहाँ पे इक्वेशन 1 में v की जगह हमने देखें 3v लिखा, और 3 का स्क्वायर 9v², 9 को शुरू में लिख लें, और क्योंकि हमने v की जगह 3v लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी अब चेंज हो गई है, इसलिए हमने इसको लिखा काइनेटिक एनर्जी प्राइम। ये प्राइम है, डैश भी हम इसको कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 9 और 1/2 mv² अगर आप इक्वेशन 1 में देखें तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो 1/2 mv² की जगह आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। Equation 3 shows that kinetic energy of the body becomes 9 times of its initial value if its speed is made triple. स्पीड ट्रिपल होने से काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। Question 9. The motor of the crane uses power P to lift a steel beam. By what factor must the motor power
increase to lift the beam twice as high as half the time. ये क्रेन है, ये क्रेन इस बीम को ऊपर की तरफ उठा रही है। किस टाइम में? टी टाइम में। और कितना ऊपर लेकर जा रही है? हाइट h। तो पावर, ये क्रेन जो मोटर से चल रही है, ये इस बीम को ऊपर उठाने में कितना पावर लगाएगी? तो पावर का फार्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू, वर्क हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। P इज इक्वल टू F और S की जगह हम H भी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास पावर का फार्मूला है। अब कहा जा रहा है कि इस बीम को हमें H नहीं बल्कि 2H उठाना है और टाइम T के बजाय आधे वक्त में ये ऊपर चला जाए। हाइट डबल हो गई और टाइम आधा हो गया। तो यहाँ पे ये जो मोटर लगी है जो इसको उठा रहा है, इसकी पावर को हमें कितना इंक्रीज़ करना है? तो अब आप देखिए, इसी फार्मूले से हम पावर फाइंड करेंगे। पावर को आप P प्राइम कर दें, फोर्स उसी तरह रहेगा, H 2H हो जाएगा और टाइम T/2 आधा हो जाएगा। P प्राइम इज इक्वल टू, इस 2 को शुरू में लिख लें, ये 2 ऊपर एक स्टेप ऊपर आएगा तो ये 2 पावर -1 हो जाएगा और दूसरा स्टेप ऊपर आएगा तो ये 2 पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 2 दो स्टेप में ऊपर आके 2 हो जाएगा। F है, H है और डिवाइडेड बाय T। 2 × 2 4 FH डिवाइडेड बाय T। P प्राइम इज इक्वल टू 4 FH डिवाइडेड बाय T। ये देखें P के इक्वल है। तो ये रिज़ल्ट आया है। यानी अगर हमें एक बीम को जो पहले H हाइट था उसको डबल हाइट पे लेकर जाना है और आधे वक्त में, तो इस मोटर के मुकाबले में अब हमें जो मोटर लगानी है उसकी पावर इससे 4 टाइम ज़्यादा हो। यानी अगर ये 1 हॉर्स पावर की मोटर है तो अब हमें 4 हॉर्स पावर की मोटर लगानी होगी। यही इस तमाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको प्रूफ किया है। आप इसको दोबारा खुद से पढ़ लें और समझ लें।